आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी घटना किस तरह से पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या एक यात्रा सचमुच हमारी किस्मत बदल सकती है? इस्मत चुगताई की कहानी एक शौहर की खातिर ऐसी ही एक यात्रा की कहानी है, जहां एक साधारण रेल यात्रा असाधारण बन जाती है। इस्मत चुगताई उर्दू साहित्य की प्रख्यात लेखिका अपने बोल्ड और वास्तविक चरित्र चित्रण के लिए जानी जाती हैं। इस कहानी में वे हमें एक ऐसी स्त्री से मिलवाती हैं जिसकी यात्रा में अचानक से आई मुसीबतें, हंसी खुशी और संघर्ष के पल सम्मिलित होते हैं। तो क्या होगा जब सब कुछ उलट पुलट हो जाए? क्या हमारी नायिका इस यात्रा से कुछ सीख पाएगी? क्या वह इन घटनाओं से उभर पाएगी या फंस जाएगी अनसुलझे सवालों में? जानने के लिए सुने ये मनोरंजक और भावुक कर देने वाली कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सब कुछ बस जरा सी बात पर हुआ। मुसीबत आती है तो कहकर नहीं आती। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी कि रेल में कदम रखा अच्छी भली जिंदगी मुसीबत हो गई। बात ये हुई कि अगले नवंबर में जोधपुर से बंबई आ रही थी। सबने कहा, देखो पछताओगी मत जाओ। मगर जब चूंटी के पर निकलते हैं तो मौत ही आती है। सफर लंबा और रेल ज्यादा हिलने वाली, नींद दूर और रेत के झपाके, ऊपर से तन्हाई, सारा का सारा डिब्बा खाली पड़ा था। जैसे कब्रिस्तान में लंबी लंबी कब्रें हों। दिल घबराने लगा। अखबार पढ़ते पढ़ते तंग आ गई। दूसरा लिया, उसमें भी वही खबरें। दिल टूट गया। काश मैं होती, वला से मुर्दे ही निकल पड़ते। बच्चों को देख देख कर जी हौल रहा था। काश कोई आ जाए है, काश काश। मैंने दुआ मांगनी शुरू की। एकदम से रेल जो रुकी तो एकदम से जैसे पटरियां टूट पड़ी। इंसान तो कम आए, बच्चे और बच्चियां ज्यादा। बच्चे ऐसे जो खेत ज्यादा गांव से आ रहे थे कि आते ही खुराक पर पिल पड़े। दूध पीने वालों को तो खैर सारा मुआमला मिल गया और वो झुट गए। बाकी के तिल मिलाने और तड़पने लगे। पोटलियां इस कुदर बेहंगम और फजूल जगह घेरने वाली वजह से बंधी थीं कि किसी कल बैठती ही ना थीं। एक संभाली तो दूसरी तैयार। मैं अलहदा पटरी पर इस झाविये से बैठी थी कि गठरी गिरे तो मेरी रीढ़ की हड्डी बच जाए। मुझे अपने जिस्म में रीढ़ की हड्डी सबसे ज्यादा अजीज है। कहते हैं रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आदमी लोथड्डा हो जाता है। कहाँ जा रही हो? बेचारी हमसफर ने गठरियों की तरफ से खैर मुतमिन होते हुए भी निहायत फिक्रमंद होकर पूछा। मैंने जल्दी से बताया और फिर उनकी तवज्जो उस वजनी गठरी की तरफ मुफ्तफर की जो शायद बर्तनों की थी और जरा सी ठेस से गिरने को तैयार थी। अगर इत्तिफाकिया जरा हाथ लग जाता तो बर्तन इस तेजी से आपस में टकराते कि जी घबरा उठता। कहाँ से आ रही हो? मैंने जरा कम मुस्तैद से बताया, मैके जा रही हो। जब तक शादी ना हुई हो तब तक जगत में ही है और कहीं भी नहीं। यानी मैके और ससुराल का सवाल ही नहीं, लिहाजा मैं चकराती। सोचा अंदाजन किस सूबे में शादी होने का खतरा है। मियाँ के पास जा रही हो? नहीं। मैंने चाहा मौजू बदल जाता तो अच्छा होता। खवाहम खवाह कौन हमदर्दी वसूल करे। तो फिर ससुराल जा रही होगी? क्यों? जरा इन सवालों के जवाब बहुत फलसफियाना होते हैं। नहीं तो मैं बंबई जा रही हूं। शादी तो नहीं हुई। मैंने जरा दिल में कुछ हकीर होकर कहा। हालांकि शादी के खिलाफ कॉलेज के मुबाहिसे में मुझे अव्वल इनाम मिला था और अब भी। खैर अब तो। हाँ तो मैंने कहा। वो मुतहय्यर होकर इतनी जोर से उछलें कि बच्चे के मुंह से दूध छूट गया और वो मजबूहा बकरी की तरह चीखा। मैंने ध्यान बटाने को उनकी तवज्जो बच्चे की तरफ करना चाहिए, मगर वो टटोल टटोल कर बच्चे की नाक में दूध ठूंसने लगी। और मैं यहाँ लिखना नहीं चाहती कि मुझे उन्होंने किस रहम और मेहरबान सी नजरों से देखा। उन्हें मुझ पर मोहब्बत सी आने लगी और मैं डरी कि कहीं वो मुझे चिमटा कर रो ना पड़े। उनका दिल बहलाने के लिए मैंने चने वाले को बुलवाया, मगर वो ऐसी ही उदास रहीं। उन्होंने मुझे 2-1 दांव पेंच, एक अच्छा सा शौहर फांसने के बताए।
जो बाद में तजुर्बा से कुतई बेकार साबित हुए। मेरी दुआ शायद जरूरत से ज्यादा कबूल हो गई, या शायद मेरी खुदा के हुजूर में कातिबीन की गलती से दोबारा अर्जी पेश हो गई कि एक फौज इंसानों की फिराई इस फौज में बड्ढे बड्ढे रेशमी बुरके और छतरियां जायद तादाद में थीं। उनके साथ गन्ने भी थे जिनके टुकड़े नाप नाप कर इतने बड्ढे काटे गए थे कि रेल के किसी कोने में ठीक से ना रखे जा सकें। उनके बिस्तर और संदूक भी कुछ ऐसे थे जो किसी पटरी के ऊपर या नीचे किसी अंदाज से भी ना हो। इन बीबियों ने आते ही रेल में हलचल मचा दी, संदूका और पुलंदे घसीट कर तबाह कर दिए। पहले वाली मुसाफिरों की जिद्दी पोटलियां जो शायद ताक में थीं, बच्चों और औरतों पर गिरी और वो सब एक दूसरे पर गिरे। कहाँ जा रही हो? वो भी कुछ परेशान थी। बताया। कहाँ से आ रही हो? बोली, हालांकि अभी ठीक से जमी भी ना थी। बुरका फांसी लगा रहा था, मगर बताया। मैके जा रही हो या ससुराल? काश मुझे मालूम होता, मगर चूकने का मौका ना था। ससुराल ऐसे कहा कि वो हमसफर जो पहले जिरह कर चुकी थी न सुन पाए। क्या करते हैं मियाँ? अब मैंने सोचा कुछ तो करते ही होंगे, बेकार तो काहे को फिरते होंगे, मगर काश वो मुझे भी ये बता देते तो अच्छा ही था। बहरहाल निखट्टू तो ना होंगे। पर वो खुद ही बोली, रेलवे में है? हाँ हाँ, मैंने पुरशौक लहजे से उन्हें यकीन दिलाया। ये ठीक रहा। मैंने सोचा रेलवे का आदमी खूब रहेगा, मजे से मुफ्त के टिकट तो मिलेंगे, हिंदुस्तान भर में घूम लूं। और मुझे तो वर्दी भी इन कमबख्तों की पसंद है, खसूसन वो टोपी और सलेटी लाल हरी झंडी। अच्छा ही हुआ जो ये बेचारी मिल गई, वरना अपने को तो कभी गार्ड, बाबू वगैरह का ख्याल भी ना आया। हाँ, सच तो है। कौन काम पे हैं? वो रेल में किसी ठीक ही काम पर होंगे। और कया, मुझे ख्याल ही ना आया कि गार्ड बाबू की बीबी बनना आसान है, मगर ये तफसील तो जरा भारी खुराक है। फिर भी क्या काम करते हैं? रेल में तो 1000 से जायद काम है। सीटी कुली। मैं ऐसी बुलाई कि कुछ बन न पड़ा। सामने एक कली बद्धा सा बंडल, एक बिस्तरा, आधी दर्जन सुराहियों की सीढ़ी और 2 लोटे लिए चला आ रहा था, और ऐसे बन रहा था जैसे बहुत भारी है। खुली, तुम्हारा मियाँ कुली है? हैरत का दौरा उन पर भी पड़ा। मैं चाहती थी जरा हम आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करें, वरना कहीं पहली हम सफर ना सुन लें। उनका बच्चा सुकून से दूध पी रहा था, मगर एक दफा बात मुंह से निकल जाए तो फिर मैं भी उस पर ही जम जाती हूँ, और यहाँ तो जीने के लाले पड्ढे थे। हाँ, कहुली ही सही, फिर तुम्हें क्या? मैंने जरा बुरा मानकर कहा। तुम्हारा मेन मियाँ कहुली। हाँ, फिर तुम क्यों जलो? तुम्हारा जी चाहे तुम भी कुली से कर लो, 10 कुलियों से करो, कौन रोकता है? इतने सस्ते में खुली। मगर मैं जरा चुप रही और मजलूम सी सूरत बना ली। बोली, कैसे हो गई तुम्हारी शादी खुली से? फिर सोचने लगी कुलियों से किस तरह शादियां होती हैं। मैंने चाहा दिल से कुछ गढ़ूं किसी खुली की शादी का हाल, मगर वो इस कुदर गहर दिलचस्प मालूम हुआ। फिर मैंने कहा, एक खुली था। उन्होंने तवज्जो से सुना। वो रहा करता था। मैं चाहती थी वो मेरी हर बात पर हूं करें या कम अज कम सर हिलाएं। फिर किया हुआ कि एक दिन कि काश मुझे मालूम होता, उस वक्त कोई भी किस्सा तो याद ना आया। वो ले जा रहा था सामान। मैंने चाहा वो पूछें, किसका? और उन्होंने पूछा, एक निहायत ही खूबसूरत लड़की का। फिर वो लड़की आशिक हो गई। कौन लड़की? अरे ये तो मालूम ही नहीं पूरा। खैर, क्या मसाई का है, कोई बात नहीं। यकीनन होगी ही कोई ना कोई लड़की, कोई खूबसूरत सी ही लड़की होगी। तो वो कहुली पे क्यों आशिक होगी? वो आशिक यूं हो गई कि अरे भाई, अब ये क्या मालूम, कोई तो वजह है ही आशिक होने की। वो मुस्कुराया होगा उसे देखकर।
इतने में एक निहायत भयानक किस्म का बाबू मुझे देखकर मुस्कुराया और मैं डरी कि कहीं सचमुच आशिक न होना पढ़े। अभी इंटरव्यू में जाना है, सुने हैं कि इश्क में बड़ी खराब हालत हो जाती है। भला परदेस में कहाँ आशिक होती फिरूंगी। वैसे ये जसीम भाई के यहाँ जाना है और वो हैजा के बाद बस इश्क से घबराते हैं। खैर, बात गई गुजरी हो गई। ए बहन, ये क्या कह रही हो? कौन लड़की, किसका इश्क? मैं कहती हूँ तुम्हारी शादी कैसे हुई? हाँ, इन बेचारी की शादी नहीं हुई। आखिर को पहली मुसाफिरा को पता चल ही गया ना। कितना मर्दुई से कहा, आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। ये लीजिए, वो कौली भी हाथ से गया। जब नहीं हुई थी, मैंने चाहा शायद मान जाएं। हुई, क्या रेल में बैठे बैठे हो गई? काश ऐसा हो सकता। काश गर्म गर्म चाय की बजाय लोग अमीर अमीर कमाऊ शौहर बेचते होते तो सफर के लिए तो मैं जरूर ले लेती। फिर देखा जाता। और मैंने इरादा कर लिया कि अब की एक मुनासिब किस्म का मियाँ ढूंढना चाहिए। ऐसा इसमें क्या टोटा है अपना, ठीक ही रहेगा। भला से हर मुसाफिर से नए नए झूठ तो ना बोलने पड़ेंगे। भाई, किसी ने पूछा, हाजिर मियाँ। अरे भाई, अच्छे लड़के के कहाँ मिलते हैं? वो मेरे मुस्तकबिल से ना उम्मीद होकर बोली। मोटर मांगते हैं, गाड़ी घुद्धा दो और कभी कमाऊं जबीना, ऐसे मिले जाते हैं कमाऊ लड़के। मैं रंजीदा हो गई। आखिर ये लड़के कमाऊ क्यों नहीं होते? कमबख्त अच्छे लड़के पहले जमाने में कितने होते थे, मूली गाजर की तरह। पर अब चाहो कि आंख में लगाने के लिए अच्छा लड़का मिल जाए तो नहीं, इस लड़ाई ने तो उजाड़ कर रख दिया। चलो भाई, पहले लड़के तो थे कमाओ नकटू पर, अब तो जिसे देखो लड़ाई पर चला जा रहा है। लो साहब, यहाँ तो बीवियां ताने दे रही हैं और लड़के हैं कि मरने कटने पर तुले हुए हैं। तुम फिर शादी क्यों नहीं कर लेती? एक बोली। जैसे आपकी मर्जी, मैंने उस मासूम लाडकी की तरह कहा जिसे वालदैन शादी तय करने के बाद रोशन ख्याल बनने के लिए राय देते हैं। कब करोगी फिर? अब नहीं करोगी तो? अब यानी अभी। मेरे ख्याल में तो अगर जंक्शन तक ठहर जाते तो अच्छा था। क्या? यही कि जब आपकी मर्जी है तो फिर क्यों इस नेक काम में देर की जाए? कैसा नेक काम? क्या कह रही है लड़की? बहुत ही घबरा गई। मैंने पूछा, भाई शादी क्यों नहीं करती तुम? दूसरी बोली, तुम क्यों नहीं करती शादी? बस। मैं अब काफी जल उठी थी। हालांकि उनका बच्चा मुसलसल दूध पी रहा था, मगर मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। ओए, मालूम होता है कुछ दिमाग भी खराब है। वो बच्चा को और वाज़ह तौर पर लाई ताकि ये ना मालूम हो कि वो सिर्फ गोद में सो रहा है। तो अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई है? कब की तुमने शादी? मैंने बेतकल्लुफी से पूछा। हमारे माँ बाप ने की हमारी शादी, हम भला खुद ही क्यों करते? तो आप शादी के खिलाफ हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। मेरे भी माँ बाप ने शादी की, जाहिल इंसान। इसके बाद कुछ मुकद्दर सी हो गई और घमगी होकर नाश्ते दान में से इमरतियां निकालकर घमघलत करने लगी। ऐ खुदा, तो जब दुआएं कबूल करने पर आता है तो यूं दुआ कबूल करता है। तेरे बंदों को किसी कल चैन नहीं, ये तेरी नाचीज बंदी तन्हा थी। उसने दूसरा हट चाही तो तूने यूं की, अजाब की तरह मुसाफिर नाजिल करना शुरू कर दिए, और मुसाफिरों से ज्यादा असबाब। वैसे भाई, हमें क्या हक कि बेबात तेरी मसलहत में दखील हों, मगर परवरदिगार इतना तो सोचा होता कि इंसानों में जितनी तूने बर्दाश्त दी है उतना ही बोझ लाद। कहते हैं हम तो बस। और मैं दिल में डरी कि अगर दुआओं के कबूल होने का यही ढंग रहा तो कहीं वो शौहर के लिए जो अभी अभी दुआ मांगी थी उसका भी कुछ ऐसा ही किस्सा ना हो जाए और ले चला चल एक पे एक, मेरा तो दम टूट जाएगा। मैं एक
नहा दूं और चाय बना दूं तो बहुत जानू, मुझसे भला इतने काहे को झेले जाएंगे, सुस्त मिट्टी वैसे ही हूं, अब इतने मियाओं को कौन बैठ के भुगतेगा। कहते हैं कि डाक खाने में अगर भूले से कोई गलत खत पढ़ा जाए तो थोड़ी सी रिश्वत लेकर वापस ले सकते हैं। काश दुआओं के मामले में भी कुछ ऐसा ही इंतजाम होता, मगर दुआ एक दफा मांगी जा चुकी थी और पै दर पै कबूल हो रही थी। नई हमसफर बहुत ही खलील मालूम होती थी और जरूरत से ज्यादा रकीक उल कल्ब, कुछ साजक सी शायराना बीमारी, कुछ आहिस्ता बोलने की आदी। मुझे उन पर बेबात प्यार आने लगा। हैदराबाद जा रही हैं आप? उन्होंने बड्ढे वसूख से पूछा। मैं डरी कि इनकार करूंगी तो खफा हो जाएंगी, लिहाजा बदी आजिजी से इनकार किया और बताया कि बंबई जा रही हूं, अहमदाबाद से आई होंगी। किस होशियारी से वो पुरानी बोतलों में नई दवा भर भर कर सर सहला सहला कर पिला रही थीं, मगर उनका चेहरा इस कदर रोया हुआ था कि दिल दुखाने की हिम्मत न पड़ी। मैंने बताया, पढ़ती हैं वहां? जी नहीं, इंटरव्यू के लिए जा रही हूं। मेरे एक चचा के साले की खाला भी बंबई में रहती हैं, उनसे मिलिएगा। मैंने वादा कर लिया, भला मैं कहाँ उनके चचा के साले की खालाओं को ढूंढती फिरती। वहां आपके वालिद वालिदा हैं? नहीं, मेरे बोलने ही ना दिया, खुद बोली। अच्छा, आपके शौहर होंगे, घन्ना। वो देखिए घुमा फिराकर वही एक टांग मुर्गे की, शौहर शौहर। हिंदुस्तान के शौहर इस कुदर मरखने, नाकें काट लें, तलाकें दे दें, बड्डी मुश्किल से मिलें, और मिलें तो निखट्टू रंडीबाजी करें, जुआ खेलें। मगर बीवियां हैं कि वारी जा रही हैं, जिसे देखिए अपने या पराए शौहर का रोना रो रही है। कुंवारियां हैं तो शौहर के गीत गा रही हैं, ब्याहियां हैं तो प्रीतम पर फिदा, और ये प्रीतम कुत्ते खून थुकवाए दे रहे हैं। इन मजालिम माशूकाना पर तो ये हाल है, अगर जरा लाड़ कर लेते तो ना जाने क्या होता। मैंने सोचा मियाओं के जुल्म में भी कुछ मसलिहत है। आप बंबई में हैं, इतने बाएं हैं आपके। मैं तो सोच में पडडी थी, और फिर वो मियाँ के बाद बच्चों की तादाद पर उतर आई। 8। मैंने प्लेटफार्म पर तख्ते गिनते हुए कहा। ये रेलों के साथ मुसाफिरों से ज्यादा कुत्ते कहां से आते हैं? 8। हाँ, क्यों आप क्यों बुरा मानती हैं? यकीन ना आए तो उतर कर गिन लीजिए। अब मैं रास्ते में कैसे उतरूं? हाँ, इंशा अल्लाह कभी अगर आना हुआ मेरे चचा के साले की खाला के यहाँ तो खैर, मगर बहन मालूम नहीं होता मुंह से मालूम ही क्या होता है। मैंने फलसफियों के से अंदाज में कहा। जब दुनिया से मुझे नफरत होने लगती है और हर चीज नीम मुर्दा और उदास लगने लगती है तो मेरे दिमाग में फलसफा भरने लगता है। शादी को कितने बरस हुए? उन्होंने कुछ देर बाद पूछा। 4 बरस 3 महीने और 8 बच्चे। ए बहन, मैं समझी थी। चलो होंगे, मगर वो बहुत गमज़दा सी हो गई। मुझे रहम आ गया, मगर मैंने तहिया कर लिया कि कुछ हो जाए अब और नहीं दबूंगी, वरना बच्चों के बाद ये नवासे और पोते भी मेरे ही सरमंड देंगी। और वो बीवियां जो मेरे हाले झाड़ से वाकिफ हैं, मैं ऊँग ना चुकी फिर खवाह मखवाह की लय दे पड़ेगी। 8 बच्चों से वैसे ही रूह कब्ज हुई जा रही थी। हाँ हाँ कहती तो हूँ, 8। माशा अल्लाह सब जिंदा हैं, मगर बहन ये हुए कैसे होते हैं? जैसे दुनिया जहान में होते हैं वैसे ही हुए होंगे। मेरा मतलब है 4 साल में। हाँ, मैं समझी। अच्छा, ये मालूम करना चाहती हैं आप तो? ये हुआ कि कभी 2 कभी 3 और है वो लरजी और मुझे बुरा लगा। आखिर ये कौन होती हैं बुरा मानने वाली? ये मेरा जाती मामला है। आखिर इन्हें क्या, चाहे कोई एक बच्चा दे चाहे 10। वही हुआ जिसका मुझे डर था। पिछली मुलाकातें जाग उठीं। सुना बहन, इनके 2-2 3-3 साथ हुए बच्चे, उन्होंने शिकायत की, और वो घबराकर अपने बच्चे गिनने लगीं, क्योंकि सिवाय बच्चों के उन्होंने कुछ नहीं सुना।
क्या किस्सा है? दूसरी बोली। जब मामला खूब समझा दिया गया तो तीनों बिगड़ खड़ी हुईं। अभी कहती थीं शादी नहीं हुई और अभी 2-2 3-3 बच्चे होने लगे। एक ने डांटा, मेरी क्यों ना होती, शादी खुदा ना करे, तुम्हारी ही नहीं हुई होगी। बात बिगड़ने लगी। पास से एक टिकट चेकर गुजरे, या जाने कौन थे, मुझे तो हर रेल का नौकर टिकट चेकर ही सा लगता है। मैंने झुक कर उनसे वक्त पूछा। वो बताने के बाद मुस्कुराने लगे और फिर मुस्कुराते हुए चल दिए। तुम तो कहती थी अकेली जा रही हूं और ये मेरा नवासा है। कबल उसके कि वो कोई रोमांटिक सा रिश्ता कायम कर लेती, मैंने खुद ही अपने लिए फैसला कर लिया। नवासा? तीनों चीखीं। या अल्लाह, ये आज उन लोगों को मुझसे कहाँ का बैर पड़ियच गया था कि मेरे कुनबे के हर फर्द के जिक्र पर बन बनकर चौंक रही थी। क्या कहती है लड्ढकी, ये तेरा नवासा है? तो आपको क्या? बहन, बाल तो सफेद रखे थे उनके। दूसरी बोली, नजले से हो गए होंगे। मैं बड़बड़ाई और फिर मैं बिल्कुल खिड़की से बाहर झांकने लगी। खुदकुशी को दिल ना चाहा, चलती रेल से उतरने की प्रैक्टिस ना की। जमीन सख्त और आसमान दूर। होनहार बात होकर रहती है। जब जायद सामान तुलवाकर बिल्टी देने लगा तो क्लर्क ने कहा, आपका नाम, शौहर का नाम? चुगत, मैंने दांत पीस कर कहा। चोखे, क्या अंडा नाम है? उसने मुतज्जिब होकर क्लर्क के कहने मारी। ये बताने की जरूरत नहीं कि जब उसने मुझे मिसेस चोखे बनाकर रसीद दी तो मैंने उसके मुंह पर अपना बटवा मां एक अदद मोटी किताब के खींच मारा। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक शौहर की खातिर।